तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मुंबई में साल 2010 में 18 से 23 अगस्त के बीच में एक इंटरनेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन होती है और ये मुंबई के एनएससी ग्राउंड, गोरे ग्राउंड में होती है। इस एग्जीबिशन में सिर्फ वही लोग जा सकते थे जिन्हें बुलाया गया था या फिर जो जिन्हें इनविटेशन था, जो जिनका ज्वेलरी का कारोबार है या फिर जो बिजनेसमैन है। और जितने भी इस पैसे से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको वहां पर रजिस्ट्री भी करानी थी, उन्हें वहां जाना भी था और रजिस्ट्री भी करानी थी। बहुत सारे इसमें फॉरेनर भी आए थे और लेकिन उनके लिए सब देना जरूरी नहीं था कि वो पहले से फॉरेनर थे, उनके पास पासपोर्ट था। जो इंडियन थे उनके लिए सारी चीज जमा कराना जरूरी था। फॉरेनर इसमें ऐसे ही आ सकते थे। अच्छा खासा इसमें लोग आ रहे थे और भीड़ भी काफी हो रही थी और ये इंटरनेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन कामयाब थी और पूरे वर्ल्ड से अलग अलग तरीके से डायमंड के, गोल्ड के बड़े बड़े कारोबारी थे, वो सब आ रहे थे इस एग्जीबिशन में देखने के लिए। अब इस इंटरनेशनल एग्जीबिशन का लास्ट डेट था, मतलब लास्ट दिन था। अब तक पिछले 5 दिनों में लगभग 30,000 लोग इस एग्जीबिशन में आ चुके थे। अब आखिरी दिन था, इसे खत्म होना था। अब धीरे धीरे शाम भी होने लगती है और शाम के वक्त कुछ घंटे और बचे थे, उसके बाद एग्जीबिशन खत्म होना था। 6 दिन का एग्जीबिशन था टोटल। लेकिन शाम होती अचानक एग्जीबिशन हॉल में भगदड़ मच जाती एक खबर से। और खबर ये थी कि एक जहां पर एग्जीबिशन लगा हुआ था वहां पर कुछ डायमंड रखे हुए थे और जो डायमंड थे ये हांगकांग बेस के एक इजरायली कंपनी के थे जिन्होंने इसे शोकेस में रख रखा था। कुल जो डायमंड थे वो 887.24 887.24 कैरेट के डायमंड थे और इस डायमंड के ठीक 300 पीसेस इसमें एग्जीबिशन में रखे हुए थे और इसकी कीमत लगभग 7 करोड़ थी। एक बॉक्स में इन डायमंडों को संभाल सहेज कर रख रखा था, छोटे छोटे पीसेस थे और फिर इसी की कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए बैठते थे। लोग आ रहे थे, देख रहे थे, जा रहे थे। अचानक वहां के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो कोस्ट होते हैं हांगकांग बेस्ड कंपनी के, इधर उधर देखने के बाद जब उसकी नजर उन हीरो पे गई तो उसे वो हीरे दिखाई नहीं देते हैं और बाकी चीज सारी रखी थी एग्जीबिशन में, लेकिन उसे वो हीरे दिखाई नहीं देते हैं जो हीरे वहां से चोरी हुए थे। अब जब उसने वहां पर ध्यान से देखा और सोचा कि यहाँ पर क्या रखा हुआ, तो उसे याद आया कि यहाँ पर जो 7 करोड़ रुपए के हीरे रखे हुए थे। अब वो अचानक एकदम बदहवास फौरन उसने वहां की सिक्योरिटी को बुलाया और आनंद फानंद में सारी बातें फैल जाती हैं और फिर उसके बाद वहां से किसी को बाहर नहीं जाने देते। हर इंसान से रिक्वेस्ट की गई कि ऐसा नहीं है कि हम आपको बेइज्जत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इशू हुआ है जिसकी वजह से हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। इस एग्जीबिशन जो हॉल की सिक्योरिटी थी वो सीआईएसएफ को दी गई थी और प्राइवेट गार्ड भी इसकी सिक्योरिटी की देखरेख में लगे हुए थे। क्योंकि करोड़ों का मामला था इसलिए सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। अब सारे गेट बंद कर दिए गए और एक एक करके लोगों को बाहर जाने दिया। ऊपर से नीचे तक एक तलाशी ली जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि डायमंड किसी के पास नहीं मिलते। इस चक्कर में 2 घंटे का वक्त बीत जाता और 2 घंटे बीतने के बाद जब किसी के पास कुछ मिलता नहीं है, तब जिनके डायमंड चोरी हुए थे उन्होंने पुलिस को फिर कॉल की एंड में जाके, यानी कि चोरी होने के 2 घंटे बाद पुलिस को बुलाया गया उस कंपनी की तरफ से। अब मामला बहुत संगीन था क्योंकि एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ज्वेलरी थी और फिर जिनकी चोरी हुई वो बाहर की कंपनी और तमाम बड़े बड़े लोग इसमें आए हुए थे और मेहमान नवाजी का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया था। लाखों करोड़ों रुपए का सवाल था। फौरन मुंबई के कमिश्नर ने आनंद फानंद में एक मीटिंग बिठाई और 2 सीनियर अफसरों को एक टीम बनाते हैं। उसमें से एक हिमांशु थे जो इस दुनिया में नहीं मौजूद है इस वक्त, और कहा गया है कि इसको किसी भी तरीके से आपको केस को सोल्व करना है। और 2 टीमें बनाई गई, दोनों टीमों को काम दिया गया था अलग अलग। एक का काम था उस एग्जीबिशन हॉल में जितने भी हैं उनकी सबकी देखरेख करना और दूसरा उस एग्जीबिशन में जितने भी लोग आए हुए थे उनकी प्रोफाइल का टटोला और देखो इनका क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके के लोग हैं। जो फॉरेनर आएंगे वो पासपोर्ट रखेंगे और जो इंडियन होंगे उनके पास पासपोर्ट नहीं होगा। अब दोनों टीमें वो एग्जीबिशन के पूरे खंगालने में लग जाती हैं। अब दूसरा ये था कि जो 2 घंटे बीत गए थे, मतलब ऑलरेडी 2 घंटे बीत चुके थे और करीब 6,000 लोग उस दिन भी आए हुए थे। अब एक एक को चेक करना और फिर टाइम भी बहुत ज्यादा इसमें खर्च होता। अब ये भी डर था कि चोर बाहर निकल चुका है, तलाशी तो ले चुकी है, अब ये फॉरेनर है या तो देश छोड़ के भाग जाएगा, लोकल है तो मुंबई छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन चोर अगर इस बात से निकल चुका है
तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अजीब आलम था, और फिर उन्होंने पुलिस वालों को ये था कि जो भी करना है फटाफट करना है आनन फानन में। और उसमें यह भी था कि आज का दिन का भी देखो, जो सीसीटीवी कैमरे हैं और जितने रिकॉर्ड, मतलब जितनी रिकॉर्डिंग हुई है सबको खंगाला जाए। पुलिस सीसीटीवी के टीवी खंगालती है, उसी को देख के एक उन्हें कमजोरी पता लगती है एक शख्स की। जिस जगह से ये डायमंड चोरी हुए थे वहां के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनका जो व्यू आ रहा था उनको क्लियर नहीं आ रहा था, मतलब कि एक तरीके से साफ नहीं था। बॉक्स यहाँ पर था, वहां तक तो कोई कैमरा काम ही नहीं कर रहा था, मतलब उसके सिर्फ आसपास ही कैमरा काम कर रहा था, फोकस कर रहा था, उसके ऊपर नहीं कर रहा था। अब यह था कि कैमरा होता तो बॉक्स उठाने वाले का चेहरा को साफ आया था, लेकिन कैमरा वहां तक पहुंचा नहीं और बहुत ज्यादा ब्लर था। अब एक टीम उधर सहारा खंगाल रही है देश विदेश के लोगों को, और एक टीम सीसीटीवी कैमरे को देख खंगाल रही है, लेकिन उन्हें कामयाबी किसी को भी नहीं मिल रही है। और कई लोग इस चीज को देख भी रहे हैं कि एक की नजर से कुछ चूक गया तो दूसरा देखो, दूसरे नजर से चूक गया तीसरा। और इस बात का भी ख्याल था कि जल्दी करना है, कहीं ऐसा ना हो कि चोर बहुत दूर निकल जाए। देखते देखते एक सीनियर पुलिस अफसर की नजर एक सीसीटीवी कैमरे की ऐसी शख्स पे पड़ी जो उसने एक अलग अलग एंगल से एक शख्स को देखा। इन्हें उस अफसर को एहसास हो जाता है कि यहाँ पर आने वाला शख्स जो इंडियन है, उनने अपना रिकॉर्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी प्रूफ होते हैं वो सब दिए होते हैं। तो उस पुलिस वाले को लगता है कि हो सकता है इसमें किसी फॉरेनर का हाथ हो, क्योंकि इंडियनों ने तो अपने सारे प्रूफ दिए हैं और फॉरेनर ने सिर्फ अपना पासपोर्ट दिया है। अब हर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में फॉरेनर को देखने में लग गए पुलिस वाले। एक पुलिस वाला फॉरेनर को देखता है, उसे एक लड़की दिखाई देती है, बट ये चौंकने की बात नहीं थी क्योंकि लड़की भी आई थी, फॉरेनर के लड़के लड़के सभी आए हुए थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने दूसरे फ्रेम में देखा कि वो लड़की किसी एक मेल फ्रेंड के साथ, अब ये भी नहीं था कि वो दोस्त के साथ थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर तीसरे फ्रेम में देखा कि वो लड़की अब भी एक मेल फ्रेंड के साथ है, लेकिन वो फ्रेंड कोई और बंदा था। पुलिस वालों को लगता है कि हो सकता है दो तीन दोस्त होंगे, लेकिन तीसरे फ्रेम में देखा कि वो लड़की तो मौजूद है लेकिन उसका पार्टनर है वो मौजूद नहीं है। तो पुलिस वालों को लगा 3 4 5 लोगों का ग्रुप होगा, हो सकता है इधर टहलने चले गए हों। पुलिस वाले देख रहे हैं, उन्हें कुछ लग रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। तभी 2 कैमरों में उन्होंने, पुलिस वाले ने कुछ देखा और उसे देखने के बाद सीनियर अफसर से कहते हैं कि सब कुछ छोड़ो, इन 4 लोगों पर फोकस करो, इन 4 लोगों को देखा है। हुआ यह था कि अलग अलग पार्टनर के साथ वो लड़की दिखाई देती है। एक कैमरे ने कैप्चर किया ये लड़की और इसके 3 पार्टनर, चारों लोग एक ही कैमरे में एक ही व्यू में चारों बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अलग अलग बढ़ जाते हैं, वो अलग अलग उसमें कैमरे के एंगल से अलग अलग बढ़ जाते हैं। अब पुलिस को भी बड़ी हैरानी होती है, लेकिन दूसरे कैमरे में दिखाया जाता है कि यही लड़की एक पार्टनर के साथ खड़ी बात तो कर रही है, लेकिन उसके बाकी के पार्टनर होते हैं वो आमने सामने जो होता है गुजरने का, कई बार गुजरते हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे वो स्ट्रेंजर है, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। और ये कई जगह पर कैमरे ने दिखाया भी अलग अलग स्टॉल में, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि लोग बिल्कुल एकदम एक दूसरे से अनजान है। जबकि एक कैमरे ने इन चारों को एक दूसरे से हंसते हंसते बात करते हुए दिखाया गया है और एक दूसरे बहुत क्लोज दिखाया गया। पुलिस को लगा कि कैमरे में देख कर के एक जगह तो सब लोग अनजान बन रहे हैं और एक जगह तो सब हंस रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में। लड़की अलग किसी स्टॉल पे जाती है तो इसका दूसरा पार्टनर होता है, किसी और स्टोर पे जाती है तो उसका तीसरा पार्टनर होता है। इस तरीके से लड़की पार्टनर बदल रही थी। उन्होंने कहा फिर बाकी को छोड़ो, इन्हीं चारों लोगों को फोकस करो। अब जैसे इन चारों को पता चला कि उस पुलिस अफसर ने अपने सीनियर अफसर को फोन करा और कहा कि यहाँ से निकलो, सीधे मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचो। पुलिस की एक टीम मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच भी जाती है। इन चारों के भी पासपोर्ट देखा और ले लिए गए थे। एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर अलग बिल्कुल थे। अब जब चोरी हुई थी तो पुलिस को 2 घंटे बाद खबर मिलती है। अब जब पुलिस आती है तो सीसीटीवी कैमरे देख के खंगाल के आती है, 3 घंटे हो जाते हैं। अब मतलब 3 घंटे पुलिस को लग गए, 2 घंटे हो चुके थे, टोटल 5 घंटे हो गए थे। जब पुलिस एयरपोर्ट पहुंचती है तो बस उन्हें पता लगता है कि थोड़ी देर पहले ही वो चारों एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। वो हैम्बर्ग जर्मनी बाय दुबई फ्लाइट में बैठ के वहां से निकल चुके हैं। अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम हाथ मलते हुए रह जाती है कि थोड़ी देर पहले आए थे तो इन लोगों को पकड़ लिया जाता। वो भी बाय दुबई जा रहे थे जर्मन। इत्तेफाक से एक क्राइम ब्रांच के अफसर, उनका एक दुबई में सोर्स होता है, क्योंकि उन लोगों का आपस में आना जाना पड़ता रहता है तो उनका एक सोर्स होता है। तो वहां एयरपोर्ट पे उनका सोर्स होता है, दुबई एयरपोर्ट पर वहां पर काम करता था, वो भी सीनियर था। अब जहां से फोन जाता है उसके पास कि ऐसे ऐसे मसला है
और हमारे देश का इंटरनेशनल लेवल का मसला है ये। अब 4 फॉरेनर हैं जो करीब 7 करोड़ के हीरे यहाँ से लेके भागे हैं। अब जब जब दुबई में बात पता चलती है, कहते हैं दुबई में फ्लाइट चेंज करनी होगी उन्हें, जब हम इस वक्त सारी कागजाती तो दस्तावेज तैयार कर नहीं सकते, लेकिन जो लीगल चीजें हैं जो आप इंफॉर्म करेंगे, आप बताएंगे क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, तो वो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर दुबई से उड़ के जर्मनी पहुंच जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी। तो एक पर्सनल रिलेशन जो इंडिया और दुबई के थी, तो जो आप इतना उससे दुबई से कहते हैं कि आप इतना करो, बाकी हम अपना झेल लेंगे, अपना देख लेंगे। तो इस वजह से उन लोगों की वहां पर फिर तलाशी के लिए राजी हो जाती दुबई की अथॉरिटी। जो दुबई अथॉरिटी में अफसर काम करता था, उसे मुंबई पुलिस से बहुत ज्यादा मदद ली थी, इस वजह से बदले में मदद करने के लिए तैयार रहता है। फ्लाइट नंबर और ये सारी डिटेल वगैरह उसे मिल जाती है। अब जैसी वो फ्लाइट आती है, इन्होंने अपने सारे स्टाफ को अलर्ट कर दिया कि 4 लोग जो उतरेंगे उन चारों को वहां से रिटर्न करना है, और फिर उन लोगों की तलाशी शुरू हो जाती है। उनके पास से हैरत अंगेज तरीके से कुछ नहीं मिलता, ना उनके पास, ना उनके बैग में, ना उनके जूते। मतलब यहाँ पर कस्टम चेक करता है, वहां कस्टम वाले सब चेक कर लिया, लेकिन इन लोगों के पास कुछ भी नहीं मिला, किसी भी तरीके के हीरे। अब वो ऑप्शन यहाँ मुंबई क्राइम ब्रांच में कॉल करता है और बताता है कि इन चारों लोगों के पास तो कोई डायमंड नहीं है। अच्छा, लगेज में तो डायमंड वो रख ही नहीं सकते थे, क्योंकि लगेज में तो सबसे पहले तलाशी होती है। अब उन्होंने वहां के दुबई के लोगों ने सभी तरीके से तलाशी ले ली, लेकिन वो डायमंड उन चारों के में से किसी के पास नहीं मिले। अब यहाँ अफसर को मिला, लगा कि हो सकता है उनसे कोई गलती हो, कोई और तो नहीं है इन्हें डायमंड चुराए हो, लेकिन सीसीटीवी कैमरा फुटेज और बाकी चीजें इशारा कर रही थी कि इस डायमंड की चोरी में इन लोगों का हाथ है। फिर अचानक मुंबई पुलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दुबई पुलिस से कहता है तुम एक काम करो, तुम इनका एक्सरे करो, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा आपने मूवियों में देखा हो इस तरीके का, लोग वो अपने मुंह में रख के ले आते हैं, बाद में उनके एक्सरे के अंदर फिर शायद चीजें शो होती हैं। अब जब एक्सरे होता है तो चारों के पेट में छोटे छोटे थैलियां मिलती हैं, फिर इसके बाद खास मेडिसिन दी जाती है और उन्हें वोमिट कराया जाता है किसी तरीके से, फिर टॉयलेट वगैरह करा के वो सारे के सारे हीरे जो 300 के डायमंड, 7 करोड़ रुपए के डायमंड थे, वो सारे बाहर आ जाते हैं उनकी वोमिटिंग वगैरह के जरिए से। जब डायमंड बाहर आ गया तो इन्फॉर्म किया दुबई ने इंडिया को कि आप सही थे। फिर इसके बाद दुबई से इंडिया वापस डिपोर्ट किया जाता है। हालांकि वो इंडियन सिटीजन नहीं थे, लेकिन उसमें जो थे 3 जर्मन थे और एक किसी और देश का था, लेकिन उन्होंने क्राइम जो करा था वो इंडिया में करा था, इसलिए उन्हें इंडिया वापसी लाया गया। अब उन चारों को लेकर इसमें से 3 जो जर्मन थे और एक मैक्सिको का था, जो एक शख्स था वो मैक्सिको था, और उसमें भाई एक लेडीज थी, जो 3 दोस्त थे इसके। इनको वापसी इंडिया लाया जाता है और इंडिया लाने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। डायमंड बरामद हो चुके थे, पूछताछ होती है, फिर इन्हें जेल भेज दिया जाता है, चार्जशीट दाखिल होती है और आखिरकार इन सभी को अदालत लगभग 2 साल की सजा भी सुनाती है, क्योंकि चोरी की थी, डायमंड बरामद भी हो गए थे। मार्च 2012 में ये चारों जेल से रिहा हो जाते हैं। 12 साल पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, करीब 2 साल तक ये जेल में रहे, और 2 साल से भी थोड़ा कम, मार्च 2012 में ये रिहा होते हैं। और फिर मुंबई पुलिस ने इन सभी को वापस इनके देश भेज दिया। तो कुछ घंटों में कुछ अफसरों के दिमाग की वजह से एक बड़ी चोरी का बहुत जल्दी खुलासा हो गया, और एक अजीब सी वीडियो देखने के बाद, और खासतौर पे उस पुलिस वाले के जिसने इस वीडियो को देखी, उसने देखा कि हर फ्रेम में ये लड़की अपना पार्टनर बदल लिया। उस शख्स की वजह से पुलिस का दिमाग चलता है, पुलिस इस मिस्ट्री को सोल्व कर पाती है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब मिलते हैं कल किसी नई कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।